इकोनॉमिक्स में 90 से 100 नंबर लाना हो गया है अब आसान, क्योंकि मैंने डिजाइन किया है एक कोर्स जो कि 10 सैंपल पेपर, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सीबीएसई मार्किंग स्कीम के डिजाइन से बनाया गया है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी एंड साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का फुल पेपर 1 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 34 सेक्शन ए सेक्शन बी पूरा वीडियो के माध्यम से बताया गया है कि कैसे आपको आंसर लिखना है। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पे है। और साथ ही साथ ये आपको मिलेगा भरत क्लासेस एप्लीकेशन पर और भरत क्लासेस 3 to 5 यूट्यूब चैनल पर, जो कि ये है। तो अब बात कर रहे हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन की, और जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू हो रहा है। तो 30, 31, 32 ये 3 क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स में है। तो हम बात करते हैं 4 मार्क्स की। देखो ये क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं, समझते हैं, आप भी पढ़िए और फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन लिखा है 30, द रिफॉर्म प्रोसेस इम्प्लीमेंटेड इन द लेट 1970s कॉमनली नोन एज चाइनाज ओपन डोर पॉलिसी। तो भाई ओपन डोर पॉलिसी 1978 में हुई थी, ठीक है। तो 1970s लिखा है, ठीक है, 70s में ही है वो तरीके से। और encompassed a wide range of reform across sector like agriculture, investment, industry. तो agriculture, investment, industry, etc. और these reform played a pivotal role in the driving the rapid growth of Chinese economy over subsequent decades. तो भाई बहुत नॉर्मल सी अच्छी सी बात बोल रहे हैं कि चाइना की जो इकोनॉमी थी ना, अगर हम देखें तो यहाँ पर आप सोचो कि 1950 से लेकर मतलब लगभग 49, तो 1949 से अगर हम देखें तो 1949 से लेकर 1978 ये जो टाइम पीरियड था ना, इस टाइम पीरियड तक एक तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी थी इनकी, ठीक है। अच्छा, और 1978 के बाद ये ओपन इकोनॉमी हो गई, ठीक है भाई। तो हिंदी में भी लिख देते हैं। तो 1970 के दशक के अंत में लागू की गई सुधार प्रक्रिया, जिसे आमतौर पर चीन के खुले द्वार की नीति के रूप में जाना जाता है, में कृषि कृषि में, निवेश में, उद्योग में, ठीक है, आदि जैसे क्षेत्रों में सुधारों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, बिल्कुल शामिल है। इन सुधारों के बाद दशकों में चीनी अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बिल्कुल भूमिका निभाई है इन्होंने। दिए गए पाठ के प्रकाश में चीन के तेजी से आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार किन्हीं 2 सुधारों की चर्चा करनी है, सिर्फ 2 ही सुधारों की चर्चा करनी है। इन द लाइट ऑफ द गिवन टेक्स्ट डिस्कस एनी 2 रिफॉर्म्स। तो 2 रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। 2 रिफॉर्म्स अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर है मेन, ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो इंडस्ट्री है मेन, ठीक है। दोनों में ही इन्होंने ओपननेस लेकर आए थे और इसके आंसर को हम समझते हैं। तो एग्रीकल्चर में इन्होंने ओपननेस करा था पहले, जबकि इनके पास कम्यून सिस्टम होता था, आप लोगों ने पढ़ा भी है कम्यून सिस्टम। तो कम्यून सिस्टम में एक तरीके से सारी जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो गवर्नमेंट के पास चली गई थी और किसी की भी कोई पर्सनल लैंड नहीं थी। तो इन्होंने एग्रीकल्चर को क्या करा, ओपन करा। ओपन करा तो सारे लैंड्स के पार्ट करे, और लैंड के पार्ट करने के बाद सीधा किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर मतलब पर्सन टू पर्सन को दे दिया। और देने के बाद क्या हुआ, सिर्फ सरकार का ये कहना था कि आप हमें इसमें से अपना टैक्स निकाल के दो, जो भी टैक्स आएगा, और जो प्रॉफिट है वो आपका है। तो इस तरीके से काम करता, सेम इंडस्ट्री में भी किया था, बस दोनों के ईयर्स अलग अलग थे। तो आंसर देखो यहाँ पर, और ध्यान दो मैं फिर बोलूंगा कि ये आंसर कहाँ है, ये सब सीबीएसई के ही आंसर है। सीबीएसई में इसी तरीके से आपको आंसर भी लिखने हैं। द फास्ट पेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द फॉलोइंग रिफॉर्म। 1978 में रिफॉर्म हुए थे। अगर हम इसका इनिशियल फेज देखें, बिल्कुल इनिशियल फेज देखें, तो रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन द एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, ठीक है, कि मैं करा, स्पेशली एग्रीकल्चर में करा। इन एग्रीकल्चर कम्यून लीड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स, ठीक है। तो कम्यून को क्या कर दिया, स्मॉल प्लॉट्स में डाल दिया। विच वर अलोकेटेड इंडिविजुअल हाउस होल्ड, अलग अलग पर्सन को दे दिया। दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग स्टूपुलेटेड टैक्सेस। तो जो स्टूपुलेटेड टैक्सेस थे एग्रीकल्चर में लगे हुए, वो उनको देने थे, और वो जो भी इनकम थी, जो भी उनका प्रॉफिट था, वो उनका था। इन दी सब्सिक्वेंट फेज, सेकंड फेज में अगर देखें तो रिफॉर्म इनिशिएटेड इन दी इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या हुआ, रिफॉर्म हुआ। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स इन जनरल एंड टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्रेन्योर्स। देखो भाई यहाँ पर देखो, प्राइवेट सेक्टर की जो फर्म थी वो जनरली देखें, टाउनशिप में देखें, विलेज एंटरप्रेन्योर में देखें, एंटरप्राइजेज में देखें, इस इन पर्टिकुलर वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स एट दिस स्टेज ओन एंटरप्राइजेज वर मेड टू फेस कंपटीशन। तो सबको कंपटीशन में डाल दिया, क्योंकि देखो उन्होंने इतना प्रैक्टिस कर ली थी 1978 तक अपने आप में ही कि अच्छा कर पाए। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। चीन में तेज गति से हो रही आर्थिक वृद्धि का श्रेय 1978 में शुरू किए गए निम्नलिखित सुधारों को जाता है।
शुरुआती चरण में देखें तो कृषि, विदेशी व्यापार और निवेश क्षेत्रों में सुधार शुरू किए गए। उदाहरण के लिए कृषि की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दो ही बात कर रखी है कि जो सामुदायिक भूमि थी, बोले तो कम्यून लैंड्स थे, जो कम्यून लैंड था, तो वो छोटे छोटे भूखंडों में विभाजित किया गया और जिन्हें अलग अलग परिवारों को आवंटित किया गया। उन्हें निर्धारित करों का भुगतान करने के बाद भूमि से होने वाली सारी आय अपने पास रखने की अनुमति बिल्कुल दे दी गई थी। और बाद के चरण में उद्योग के अंदर इंडस्ट्री में सुधार किए गए। आमतौर पर निजी क्षेत्र में फर्मों और विशेष रूप से टाउनशिप और ग्रामीण उद्यमों को माल का उत्पादन करने की अनुमति दी गई और इस चरण में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, और ये तो उन्होंने करा ही था, जिससे कि थोड़ा और निखर कर वो आए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। देखो 4 मार्क्स में आपको 80 वर्ड्स के आसपास लिखना है, उतना काफी है, ठीक है। Under the Delhi Declaration, G20 nation pledged to reach global net zero emission approximately by mid-century and the triple global renewable energy capacity by 2030. Discuss briefly the rationale behind the commitment by G20 nation in the direction of the achieving sustainable development. दिल्ली घोषणा के तहत G20 देशों ने सदी के मध्य तक वैश्विक वृद्धि शून्य उत्सर्जन, ये शून्य उत्सर्जन कार्बन का है, ठीक है, तक पहुंचने और 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का संकल्प लिया। देखो यहाँ पर दो चीजें आ रखी हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो नेट जीरो एमिशन और ट्रिपल ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी, ये दो चीजें इन्होंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दी कि आपको किसके ऊपर बात करनी है, ठीक है। नेट जीरो एमिशन के ऊपर बात करनी है और ट्रिपल ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करनी है, कैपेसिटी बाई 2030। और क्या बोल रहे हैं, सतत विकास प्राप्त करने की दिशा में G20 देशों की प्रतिबद्धता के पीछे तर्क एवं संक्षेप में चर्चा करें। देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ, नवंबर 2023, ठीक है, और नवंबर क्या है, इसे 30 नवंबर के आसपास था मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 30 नवंबर या 1 दिसंबर, आप इसे दिसंबर ही लो, दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक भारत जो था ना, वो अपने आप में मेजबानी कर रहा था, मतलब लीड कर रहा था किसको, G20 को, ठीक है, G20 को मौका मिला था, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनकर आ गया, ठीक है। और जब दिसंबर में यहाँ पर जब बैठक हुई, ठीक है, एक मीटिंग और उसमें G20 का बड़ा, दिल्ली के अंदर तो बहुत हर जगह पर G20 देखने को मिल रहा था। तो उसके अंदर क्या बातें हुई थी, तो सीधी सी बात है, G20 यहाँ पर जो बात कर रहा था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा था, ठीक है। तो क्या G20 में कितनी बातें हुएंगी, भाई सीधी सी बात है यार, 20 देशों की मीटिंग थी, हालांकि इसमें ब्रिटेन नहीं था, ठीक है, 19 देश ही मान लेते हैं हम यहाँ पर, मगर नाम उसका G20 ही है। तो बात तो हुई होगी बहुत बड़े लेवल पर, बहुत ज्यादा ही चर्चा हुई होंगी, तो क्या आप सारी चर्चा लिख दोगे इसमें? अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, 80 शब्दों में लिखना है, तो भाई क्या करें इसके अंदर, इस क्वेश्चन में? तो मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो उस क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर मिलेगा मतलब कि आंसर के पॉइंट्स कौन से हैं। तो देखो, अंडर द दिल्ली डिक्लेरेशन G20 नेशंस प्लेस टू रीच ग्लोबल नेट जीरो एमिशन। तो नेट जीरो एमिशन का मतलब है कार्बन की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है, कार्बन की बात हो रही है। अभी जो कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस भी चीजों से वैक्यूलर जो भी मूवमेंट कर रहे हैं गाड़ियां वगैरह, सबसे कार्बन निकल रहा है। तो जितनी चीजों से भी कार्बन निकलता है उसको जीरो एमिशन में लेके आने की बात कर रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो कार्बन नहीं निकालता। और ट्रिपल ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी, तो देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, अब हमें बात करनी है इन दोनों के ऊपर बस, और वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेते हुए, ठीक है। तो यहाँ कहानी इतनी सी है, तो इसलिए आप इससे फालतू बाहर मत जाओ, तो नहीं जाओगे तो आपका आंसर परफेक्ट होगा। बात यही है कि आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे, तभी आपका ये क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे इसका आंसर देखते हैं, तो अंडर द दिल्ली डिक्लेरेशन, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये आंसर जो है किसके हैं, CBSE मार्किंग स्कीम के थ्रू हैं, ठीक है, ये मार्किंग स्कीम के थ्रू ही आंसर हमने लिए गए हैं। थोड़े बहुत हमने चेंज करे हैं कि आपको और अच्छा और इजीली समझ आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा वो डिफिकल्टीज होती हैं उसके अंदर। तो अंडर द दिल्ली डिक्लेरेशन G20 नेशन हैव प्लेस टू टेक स्ट्रॉन्गर एक्शन टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे रुकेगी, सीधा सा बनना है किसका, कार्बन। To achieve this, the aim to reduce greenhouse gases emission
एंड शिफ्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, दोनों आ गए यहाँ पर, लाइक कोल एंड ऑयल टू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, कन्वेंशनल एनर्जी जो है ना, जो पहले से हम कोल ऑयल से काम करते आ रहे हैं, उनको बंद करके नॉन कन्वेंशनल की तरफ, सोलर और विंड एनर्जी की तरफ जाओ। और दीज रिन्यूएबल सोर्स आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड प्ले अ की रोल इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी मैंने आपको बताया। The agreement focus on the creating a effective strategy for energy transition, ensuring cleaner, greener future while maintaining economic growth and energy security for all। आप इसके 2 पॉइंट भी बना सकते हो। आपको लिखना है तो आप सीधा लिखोगे कौन सा, पहला मैंने आपको बताया कि रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन एमिशन। ठीक है, और उसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग और वैक्यूलर ट्रैफिक, ये सब के बारे में बात कर दो, ऑयल एंड कोल के बारे में सबकी बात कर दो। ठीक है, और दूसरा अगर बनाना है तो आप बनाओ कौन सा वाला, ये वाला रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसमें आप कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल दोनों मेंशन करते हुए आप बताओ कि, और फिर उसका कंक्लूजन लिख दो। बट ये होना कितना चाहिए, 80 to 90 वर्ड्स लिमिट्स। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाना। अच्छा, दिल्ली घोषणा पत्र के तहत G20 देशों के वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए मजबूत कदम उठाने का संकल्प लिया है। इसे प्राप्त करने के लिए वे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला और तेल से हटकर अपरंपरागत स्रोत जैसे सौर और पवन ऊर्जा की ओर बढ़ने पर ध्यान देंगे। यह पर्यावरण के अनुकूल है और सतत विकास में सहायक है। यह समझौता ऊर्जा रूपांतरण के प्रभावी रणनीति बनाने का केंद्रित है, जिसे स्वच्छ और हरित भविष्य के साथ आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे। तो कुल मिलाकर आपको आंसर समझ आ गया होगा। आप इसे आंसर खुद भी क्रिएट कर सकते हो, बट मेन चीज क्या है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि उनके पॉइंट्स में आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर आपको वो चीजें इंक्लूड करनी है। क्वेश्चन नंबर 31 का और है, तो और क्या, क्योंकि ये देखो अगर आप देखो तो वो करंट से क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम थोड़ा करंट से क्वेश्चन की जगह बुक के क्वेश्चन पे भी आते हैं, इसलिए जहां पर भी करंट का क्वेश्चन होगा और बच्चा उससे रिलेटेड नहीं है तो उसका बुक का क्वेश्चन भी मिलेगा ही। इट वुड बी अनक्लियर टू से दैट it would be unclear to say that the growth of human capital lays the ground for economic growth of a nation। तो बोल रहे हैं देखो कि जो ह्यूमन कैपिटल है ना, ह्यूमन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन पे डिपेंडेंट हो रखा है, लेज डाउन हो रखा है। ठीक है, डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर विद द वैलिड इलिस्ट्रेशन। यह कहना स्पष्ट होगा, अस्पष्ट होगा, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट होगा, मानव पूंजी का विकास किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के आधार को तैयार करता है। तो इसका मतलब क्या है, आप इसे सोचो तो बोल रहा है कि अगर जहां जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा वहां उतना ही ज्यादा नेशन डेवलप होगा और नेशन ग्रो होगा। देखो अगर हम ये बोलें तो कहीं ना कहीं ये ठीक भी कह रहा है, मगर ऐसा जरूरी भी नहीं है। कि कहने का मतलब है कि ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है तो देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब ह्यूमन कैपिटल कैसे बढ़ेगा, आप देखो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन बढ़ाओ। भाई अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल करने वाले ज्यादा हैं, ठीक है, और ज्यादा वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो जरूरी है कि वो ओवरऑल जीडीपी में ही चेंजेस लेकर आएंगे। तो ये कहना बिल्कुल जी स्पष्ट है कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा तो होना ही होना है, नहीं जी ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई कम कर रहे होते हैं बट वो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव वर्क करते हैं, वो भी जीडीपी में कम देते हैं। इसका मतलब उनका कहीं स्कूलिंग एजुकेशन या फिर ऐसे कुछ प्रोफेशनल नहीं होते हैं वो लोग, तो वो भी काम करते हैं। कहने का मतलब ये भी है, यहाँ यहाँ इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। तो क्या आप दिए गए कथन से सहमत हैं, अपने उत्तर के मान्य उदाहरणों के साथ समर्थित करने। तो मेरे हिसाब से इन्होंने अनक्लियर टू से दैट लिखा भी है। ठीक है, अस्पष्ट होगा कि हाँ बिल्कुल ये अस्पष्ट है, अगर हम बोलें ये अस्पष्ट है, सच्चाई है इस। ठीक है, आंसर देखते हैं तो क्या लिख रहे हैं, एन इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ इज अनक्लियर owing to the problem pertaining to the estimation of quantifiable relation between the two। किसके बीच में, वही ह्यूमन कैपिटल और ग्रोथ के बीच में। एजुकेशनल यार्ड स्टिक है लाइक ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, टीचर्स पीपल रेशियो, environmental rates etc may affect educational quality accurately, whereas human capital measures may show convergence between developing and developed nation. However, there is no empirical evidence to prove income per capita convergence. Hence education may improve but cannot guarantee similar progress in real income across different countries. Human capital is necessary। देखो यहाँ 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 फिर से ध्यान देना,
ये जो पूरा टॉपिक है ना, तो वो क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशनल यार्डस्टिक लाइक ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, टीचर्स पीपल रेशियो बढ़ रहा है, एनरोलमेंट रेट्स बढ़ रहे हैं, मे नॉट रिफ्लेक्ट एजुकेशनल क्वालिटी एक्यूरेटली, वेयर ह्यूमन कैपिटल मेजर्स मे शो कन्वर्जेंस बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन। तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपिंग और डेवलप को तो शो कर रहा है कहीं ना कहीं, हाउ एवर देर इज नो एम्पेरिकल एविडेंस, हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता ये प्रूव करने का कि इनकम पर कैपिटा कन्वर्जेंस जो है ना, वो हैंस एजुकेशन में इंप्रूव बट कैन नॉट गारंटी सिमिलर प्रोग्रेस इन रियल इनकम अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। तो डिफरेंट कंट्रीज में ये चीजें क्या होंगी, इंप्रूव हो जाएंगी। तो ह्यूमन कैपिटल इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। टू एंश्योर दैट ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द इफेक्टिव पॉलिसी। वो बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर हमने कंक्लूजन लिखा है कि ह्यूमन कैपिटल इज अननेसेसरी, ह्यूमन कैपिटल जरूरी है बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन, सिर्फ एकमात्र यही कंडीशन नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ की, टू एंश्योर दैट ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय, हमारी जॉब क्रिएशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए, इफेक्टिव पॉलिसीज होनी चाहिए। तो मानव पूंजी में वृद्धि से आर्थिक विकास होता है, लेकिन इसे मापना कठिन है क्योंकि दोनों के बीच सही संबंध को संख्यात्मक रूप से निर्धारित करना मुश्किल है। शिक्षा को मापने के लिए जैसे स्कूल में बिताए गए वर्ष, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा, शिक्षक छात्र अनुपात कितना है, नामांकन दर आदि का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल, कि कम बच्चे हैं, ज्यादा टीचर ज्यादा हैं, अच्छा काम होगा, लेकिन ये शिक्षा की गुणवत्ता को सही ढंग से नहीं दर्शाते कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिला है, ये इस चीज के बारे में नहीं बताते। इसके अलावा मानव पूंजी के मापदंडों के अनुसार विकासशील और विकसित देशों की भी समानता दिख सकती है। ठीक है, कि मानव पूंजी जो है ना, वो कहीं ना कहीं ज्यादा डेवलप हो रही है तो उस देश में हो रही है, लेकिन आय प्रति व्यक्ति इनकम में समान वृद्धि को कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसका मतलब यह है कि शिक्षा का स्तर भले ही सुधर जाए, लेकिन इससे सभी देशों में वास्तविक आय में समान रूप से वृद्धि होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मानव पूंजी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानव पूंजी आर्थिक समृद्धि तक पहुंचे, इसे रोजगार सृजन, तकनीकी प्रगति और प्रभावी नीतियों का समर्थन मिलना आवश्यक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर ये हो चुका है 31 का, और 32। तो 32 समझते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिख रहे हैं, इंटरप्ट द गिवन पिक्चर बेस्ड ऑन द सांसद आदर्श ग्राम योजना ऐसे जीवाई इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये रूरल डेवलपमेंट चैप्टर का है। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये 2014 में चालू किया गया था, 2016 तक पहला फर्स्ट फेज था इसका, और 2019 तक इसका सेकंड फेज था। एक तरीके से है क्या, समझते हैं। देखो, एक जो एमपी होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, देश में जितने भी एमपी हैं, तो 543 एमपी इन लोकसभा एंड टू लगभग 238 इन दी राज्यसभा। अभी वैसे तो ये 250 होने चाहिए और ये 550 होने चाहिए। ठीक है, 552 भी हैं, आंग्ल भारतीय भी आ जाते हैं, बट मैं अभी अभी करंट सिचुएशन की बात करता हूँ। इन दोनों को जोड़ लो तो सारे जितने भी सांसद हैं, उन्हें अपने अपने एरिया में, जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस एरिया में एक गांव को लेना है, और उस गांव की लिमिट कितनी होनी चाहिए, 3000, 3000 से 5000 होनी चाहिए, और 1000 से 3000 होनी चाहिए। अगर वो हिल का एरिया है तो 1000 से 3000 होनी चाहिए, और 3000 से 5000 अगर वो प्लेन का एरिया है, प्लेन्स एरिया है, तो उसके इतना एरिया होना चाहिए। और इसको उसको क्या बनाना है, गोद लेना है, एक तरीके से गोद लेना है, और वो ना तो उसका गांव होना चाहिए और ना ही उसके स्पाउस का गांव होना चाहिए। मतलब अगर फीमेल है तो मेल का, उसके स्पाउस का नहीं होना चाहिए, और मेल है तो फीमेल का नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर ये है, और किसी का भी हो जाए गांव। मगर बात क्या है कि 2016 तक उनको एक गांव, और 2019 तक 2 गांव, कुल मिलाकर 3 गांव के आसपास का एक सांसद के ऊपर आएगा। एक सांसद के ऊपर कितने गांव आएंगे, लगभग लगभग 3 गांव। जब 3 गांव आएंगे, ठीक है, तो उनको डेवलप करना है सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज से। कितना, सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज से। जो रिसोर्स और गांव को मिलने, सेम उसी तरीके के रिसोर्स के बेसिस पर ही हमें क्या करना है, काम करना है, उसी तरीके से हमें काम करना है। कुल मिलाकर बात यह है कि सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज से अगर हम देखते हैं तो हम काम करेंगे, और हम अपने मतलब उस गांव को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। और डेवलप कर देंगे तो क्या होगा, जब डेवलप होगा तो लोग देखेंगे, दूसरे गांव वाले, और उसको उसी तरीके से डेवलप अपने उसको भी करेंगे। इसका मतलब देयर इज नो स्पेशल असेसमेंट, या कोई भी स्पेशल पैसा वहां दिया नहीं जाएगा। ठीक है, और इसे एमपी को अपने जो भी मतलब जो फंड नॉर्मली दे रखा है उसी फंड से करना है, कोई स्पेशल फंड नहीं लेकर आना है। ये मैंने अभी आपको समझा दिया, आंसर मिलेंगे।
स्टेट एनी 2 एग्जांपल ऑफ द अलाइड एक्टिविटीज। भाई कौन सी एक्टिविटीज हैं जो अलाइड हैं? अलाइड मतलब जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज होती हैं उनको ही हम अलाइड एक्टिविटीज के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बारी, इसका आंसर पढ़ लेते हैं, क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना का, जो मैंने आपको समझाया, अंडर द सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP नीड टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप 1 विलेज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। MP वर टू डेवलप 3 विलेजेस एज मॉडल। मैंने अभी आपको बताया ना 3 डेवलप करना है, और मैंने आपको पूरा एरिया बता दिया कब कब क्या क्या करना है। और कवरिंग ओवर 2500 villages, MP were expected to facilitate a village development plan, motivate villagers to take up active, मतलब same level of resources, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, and build infrastructure in area of health, nutrition and education। ठीक है, और 2 एग्जांपल ऑफ एलाइड एक्टिविटीज आर लाइव स्टॉक और फिशरीज। ये तो नॉर्मल सी बात है, पशुपालन और मछली पालन एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा ये भी काम किए जा सकते हैं। हिंदी में पढ़ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसदों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव की पहचान करके उसका विकास करना होता है। सांसदों को 2500 से ज्यादा गांवों को कवर करते हुए 3 गांवों को मॉडल गांव के तौर पर विकसित करना था। सांसदों से उम्मीद की जाती है कि वे गांव के विकास की योजना को सुगम बनाएंगे, ग्रामीणों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्रों में गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे और बुनियादी ढांचे का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी आपको पूरा समझा दिया। और यहाँ पर है कि संबंध गतिविधियों के 2 उदाहरण हैं, पशुधन, पशुपालन और मत्स्य पालन। तो ये हो गया आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट। और अब हम देखेंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन नेक्स्ट। उसमें अब हमारा देखो 32 हुआ ये, तो 33 एंड 34 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, और इस तरीके से आपका ये सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम दूसरा पेपर का देखेंगे। ठीक है, हमारी ये सीरीज आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आपके एग्जाम रिलेटेड आने वाली हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उनका भी तो फायदा होना चाहिए। और इस सीरीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन भारत क्लासेस पर जरूर विजिट करें और अपनी जर्नी को बनाएं आसान। थैंक यू वेरी मच।